आलसी हो जाता हूँ। संडे आते हैं तो मेंटली मैं आलसी हो जाता हूँ। नहीं देखता, मेरे को ना 2 काम है, क्लाइंट को मिलने जाना है, तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। करता कुछ तो जुगाड़। चलो ग्रुप पे मैसेज डाल दो जरा, लिंक शेयर कर दो। हाँ हाँ ना, पता नहीं क्यों मैं अपलोड करता हूँ लेक्चर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ अभी दिख रहा है क्या, देखो। ऑनलाइन लेक्चर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, अभी दिख रहा है। आवाज आ रहा है क्या, देखो चेक करो। नहीं आवाज बराबर आ रहा है क्या? दिख रहा है ना? ऑनलाइन दिख रहा है क्या? मैं कर रहा था अपलोड, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। चलिए चलिए, यस मैं करा था लेक्चर अपलोड। चलो चलिए, सो गाइस आगे बढ़ते हैं। आज से अपने को स्टार्ट करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई। Mango Limited owns a coaching institute in Pune. The institute charges students for giving training on GST. However, this training program is subsidized by different institutions. State government ने दिया है, Tomato Charitable Trust, Government of USA, and consequently, Mango Limited charges 11,000 plus GST per student. GST rate is 9%. Now ध्यान दो, पहले आपका रिवीजन होना चाहिए, जहाँ पे अपन ने पढ़ा था वैल्यूएशन में। वैल्यूएशन का है सेक्शन 15 जो अपन ने क्लास में पढ़ा था। उसमें 15(1) जो है वो है मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू जहाँ पे अपन ने पढ़ा था प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, और ये टीवी तभी फेल होता है जब बायर सेल रिलेटेड है एंड प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तब टीवी फेल होता है। फिर अपन ने देखा था 15(2) जिसमें है इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स में अपने देखे थे 5।
है ना, पहला था एनी टैक्स एक्सेप्ट जीएसटी एंड टीसीएस, इनकम टैक्स, ये ऐड नहीं होगा, बाकी सभी टैक्सेस ऐड होंगे। तो कस्टम ड्यूटी पे भी जीएसटी लगता है, अपन ने देखा है। सेकंड था, अगर आपको याद है तो, सप्लायर ऑब्लिगेशन पेड बाय रिसिपेंट, याद है ना। तीसरा था एडिशनल एक्सपेंसेस इंकर्ड बिफोर रिमूवल, एडिशनल एक्सपेंस इंकर्ड बिफोर रिमूवल एज पर द डिमांड ऑफ सप्लायर, रिसिपेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किया, स्पेशल पैकिंग किया है, डिजाइनिंग किया है। फोर्थ क्या था, सब्सिडी अदर देन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड लास्ट वैल्यू एडिशन, मतलब क्या, इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह कुछ चार्ज किया तो वो सब ऐड होता है। देन 15(3) में अपन ने पढ़ा था एक्सक्लूजन्स, उसमें दो ही है, दोनों डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट पहले वाला है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर आपको याद है तो, जो बिल में एविडेंट होना जरूरी है, और दूसरा डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई। दूसरा सप्लाई आफ्टर, ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी है, तो उसी बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था 15(4), जो था वैल्यूएशन रूल्स, जिसमें था रूल 27, 28, 29, 30, 31। वैल्यूएशन रूल अप्लाई कब होते हैं, जब टीवी फेल होता है। टीवी कब फेल होता है सबको पता है, स्क्रीन स्टक है, एक मिनट ठीक करता हूं। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो जिनका मिस हो गया, क्या क्या लिखना है अपने को, वैल्यूएशन सेक्शन 50 के की पॉइंट्स आपको पता होना जरूरी है, और ये अपने चार्ट्स में बना है। जिन लोगों ने चार्ट्स बनाए उनके ऑलरेडी डिटेल में हॉरिजॉन्टल चार्ट, आप चेक करो। अगर आप चार्ट बुक लेके आए हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑलरेडी विद यू। दीप दिख रहा है क्या अभी? तो 15(1) इज मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15(2) में 5 इंक्लूजन्स होते हैं, ए बी सी डी ई, 15(3) में एक्सक्लूजन्स है, में एक्सक्लूजन्स है। डिस्काउंट, पहला वाला डिस्काउंट है जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई होता है, दूसरा जो सप्लाई के बाद है, जो सप्लाई के क्या है, बाद में है। नो वैल्यूएशन रूल्स कब, अब 15(4) क्या है, वैल्यूएशन रूल्स, ये कब अप्लाई होता है, जब टीवी क्या होता है, फेल होता है। तो 27, 28, 29, 30 एंड 31, जहाँ पे टीवी क्या होता है, फेल होता है, तो उस समय अपन यूज करेंगे वैल्यूएशन रूल्स। ठीक है, तो 27 कब अप्लाई होता है, व्हेन प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, 28 रिलेटेड, 29 शायद एजेंट, तो ये रूल्स है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था 15(5), ये नॉट विथ स्टैंडिंग था 15(1) एंड 15(4), मतलब ये है स्पेसिफाइड सर्विसेज।
जिसका वैल्यू गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। अगर आपको याद है तो इसमें अपन ने पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट था मनी एक्सचेंज सर्विस, याद है क्या? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस का, मतलब इसमें बहुत सारे हैं बट मैं मेन लिख रहा हूँ, है ना। इंश्योरेंस का फर्स्ट ईयर पॉलिसी, टर्म प्लान विद इन्वेस्टमेंट, वो सब था। तो ये चार्ट आपके पास है, सबके पास, तो इतना आपको पता होना जरूरी है। एंड 15(5) का स्पेशलिटी क्या है? ये 15(1) एंड 4 को ओवरराइड करता है, मतलब 15(1) एंड 4 में वैल्यू आ भी रहा है तो जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है गवर्नमेंट ने बोला है उसका वैल्यू हम ही करेंगे। फिर इसमें एयर ट्रायल एजेंट था, अगर आपको याद है तो। फिर उसमें सेकेंड हैंड गुड्स था, तो याद आ रहा है कि नहीं आपको? तो ऐसे 5-6 थे, इसमें 4 इंपॉर्टेंट, इसमें पहले 2 इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं, आखिरी के 2 काफी सिंपल है। तो ये एक बेसिक चीज आपको पता होना जरूरी, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा फिर। चलो पहला क्वेश्चन, तो अपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब इसमें सब्सिडी है। अच्छा, सब्सिडी में कंफ्यूजन होता है, वो भी क्लियर करते तो पहले, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बोलता हूं कि सब्सिडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 100 रुपीज है, सब्सिडी ऑफ एनजीओ 80 रुपीज है, एंड ये मिला के मेरे प्रोडक्ट का प्राइस लेट से 800 रुपया है। अब इसमें 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, बोलते हैं ये जो प्राइस है ये है बिफोर सब्सिडी एंड ये है आफ्टर सब्सिडी। अभी थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो, इसमें कुछ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें क्या करना है, ट्रीटमेंट बता रहते हैं बट ऐड कब करना है, लेस कब करना है, कंफ्यूज होता है। अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ, एज्यूम करो ये मेरा रिमोट है, मैं बोलता हूँ कि मैं आपको ये 800 रुपये में बेच रहा हूँ आफ्टर सब्सिडी। इसका मतलब क्या है? इसमें सब्सिडी इंक्लूड है या एक्सक्लूड है? अच्छा, इंक्लूड है। अच्छा, मैं बोलता हूँ मेरे प्रोडक्ट का प्राइस 980 रुपया है, लेकिन मेरे को 100 रुपया गवर्नमेंट देगा सब्सिडी, एनजीओ 80 रुपये देगा, मैं आपको 800 में बेच रहा हूँ। हाँ, तो आफ्टर का मतलब क्या बताओ? ऑब्वियसली ना, सब्सिडी का प्राइस कम होता है, बिफोर है तो कैसे होगा, और कम होगा, 2 बार कम होगा क्या? तो आफ्टर सब्सिडी का मतलब क्या बताओ? हाँ, 800 में से लेस हुआ है। नाउ सब्सिडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनजीओ, सब्सिडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनजीओ। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सब्सिडी है, बोलो अभी आफ्टर मतलब ये माइनस हो चुका है, बट इसको ऐड करेंगे तो जीएसटी आएगा, लेकिन अपन ने क्या पढ़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड नहीं करना है, तो इसका यहाँ पे नो इफेक्ट होगा, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन एनजीओ का क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो अपना प्राइस क्या होगा? 880 है। एंड बिफोर सब्सिडी का मतलब क्या है? सब्सिडी माइनस करना बाकी है, तो सब्सिडी तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी माइनस होगा, और एनजीओ का माइनस होगा क्या? नहीं होगा, तो फिर 700 वैल्यू होगा। अब देखो आपको समझा क्या, मैं बोलता हूँ कि 800 रुपये बिफोर सब्सिडी है, तो टेक्निकली सी जब 800 रुपये सब्सिडी है ना, तो हमने कस्टमर को 620 ही चार्ज किया है, बट मैं जीएसटी के हिसाब से बोल रहा हूँ, आप समझे क्या? ये प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस नहीं है, ये जीएसटी का प्राइस है। प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा बिफोर सब्सिडी में? 800 माइनस 180। अरे आप समझ रहे कि नहीं? मैंने कस्टमर को 800 माइनस 180 620 में बेचा है, लेकिन कौन सा अपन एड बैक करेंगे?
ऐड बैक करेंगे ना, कौन सा ऐड करेंगे? 80 ऐड करेंगे, 700 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, आपको समझा क्या भाई? तो ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है बिफोर आफ्टर। आफ्टर सब्सिडी मतलब माइनस हो चुका है, खाली कौन सा ऐड करना है? अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड करना है। एंड बिफोर सब्सिडी मतलब सब ऐड नहीं करना है, ऑलरेडी सब है, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट का माइनस करना है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का माइनस करना है। आई थिंक मैंने एकदम आसान करके बताया, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जाम में कुछ अमेंडमेंट्स करके आओगे जो आपको मेरे को करना अलाउड नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे है, लेट हर मेक अमेंडमेंट, यू डोंट टेक हर जॉब, व्हाट शिल डू, है ना? आप तो क्वालिफाइड हो, आप इतना बड़ा उनका जॉब करो तो वो बेचारे क्या करेंगे? तो प्लीज़ डोंट टेक हर जॉब, जिनका जॉब उनको ही करने दो। भाई समझा कि नहीं? बताओ अभी, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नहीं, चलो देखते, ऑनलाइन रिप्लाई करो सब लोग। चलो भाई, अभी एक क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करके बताइए। तो अभी कॉन्सिक्वेंसली हम 11,000 चार्ज कर रहे हैं, मतलब क्या बताऊं? अभी लॉजिकली बताओ, हम जब कस्टमर को चार्ज करेंगे, अभी यहाँ पे बिफोर आफ्टर कुछ दिया नहीं, तो लॉजिकली क्या करेंगे बताओ? 980 का प्रोडक्ट है जिसमें मेरे को 180 सब्सिडी मिल रहा है, तो मैं कंज्यूमर को कितना चार्ज करूंगा? 800। तो ये जो प्राइस है, इज इट आफ्टर सब्सिडी और नॉट? हाँ, तो लॉजिकली बताओ ना, सब्सिडी मिलेगा तो प्राइस कम करूंगा कि नहीं? मैं नहीं करूंगा तो बेवकूफ, मिला क्यों सब्सिडी? गवर्नमेंट बोलेगा भाई हम तेरे को सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? बच्चों को मिलता है ना कंसेशनल एजुकेशन, तो कॉलेज पूरा फीस चार्ज करता है या कम चार्ज करता है? ऑब्वियसली तो कम चार्ज करता है, मतलब आफ्टर सब्सिडी है। तो कुछ नहीं दिया तो ये प्राइस क्या है बोलो? आफ्टर सब्सिडी। तो अब इसमें ऐड कौन सा होगा? आफ्टर सब्सिडी है तो बस अदर देन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सब कुछ ऐड करना है, बस इतना ही तो क्वेश्चन है। चलो क्लोज करो क्वेश्चन, बताओ अभी, लिखो हेडिंग क्या होगा? कंप्यूटेशन ऑफ taxable value of supply. प्राइस 11,000। बोलो कौन सा ऐड होगा? स्टेट गवर्नमेंट का 300 अपन लिखेंगे, ऐड होगा क्या? बट नहीं, सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ऐड नहीं होगा। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ यूएस, ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है क्या दूसरे का गवर्नमेंट है? ऐड होगा ना? कितना है? 100। क्वेश्चन समाप्त। तो 11,200 आ गया। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, add 9% CGST, 9% HGST. One. So 11 करेक्ट है क्या? 11,200 इंटू 9%, हाँ बराबर है। HGST में बताता हूँ, वो भी 1008 आ रहा है टोटल वैल्यू। ऑनलाइन समझा क्या आपको? सब्सिडी का डाउट खत्म अभी? हाँ, एग्जाम में कुछ नहीं तो आफ्टर सब्सिडी है, और उसमें खाली कौन सा एड बैक करना है? अदर देन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड बिफोर है तो
खाली सेंटर स्टेट का माइनस करना है क्योंकि बाकी सब सब्सिडी पे जीएसटी लगता है। चलो सेकंड क्वेश्चन, ऑनलाइन डन, ओके। Computation of value of taxable supply from the following information, okay. Value of machine including GST 15 लाख, the invoice wise includes the following, मतलब ये guys ये इसमें सब इंक्लूड हुआ है ना, मतलब अगर ये करेक्टली ऐड है तो कुछ नहीं होगा, गलत ऐड हो तो खाली माइनस होगा। ये ऑलरेडी 15 लाख में इंक्लूड है, मतलब क्या है, या तो आप माइनस करोगे सही है तो कुछ नहीं करोगे। एंड मैंने क्लास में कहा था कि अदर इन्फॉर्मेशन मतलब ये सेपरेट इन्फॉर्मेशन है, इसके 3 पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं, ऐड, लेस, इग्नोर, याद है आपको। अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसके 3 इम्पैक्ट हो सकते हैं एग्जाम में, क्या, या तो आप ऐड कर सकते हैं, या तो लेस, या तो इग्नोर। ठीक है, चलो तो पहले टेबल बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। बनाओ क्वेश्चन नंबर 2 या जो भी नंबर लिखो, हाँ लिखो, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। चलो पहले लिखो, वैल्यू ऑफ मशीन विद जीएसटी 15 लाख। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या इंक्लूड है, टैक्सेस अदर देन जीएसटी इंक्लूड है, बराबर है क्या, जीएसटी को ऐड नहीं करना है, बट बराबर अदर देन जीएसटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेइंग चार्जेस, कंसल्टेंसी, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, बोलो। सी एक्सक्लूजन में 2 ही है, क्या क्या हटेगा, देखो 15(2) में जीएसटी के टैक्सेस हटेंगे, टीसीएस हटेगा, एंड 15(3) में डिस्काउंट हटेगा। ये 4 छोड़ के हर एक चीज क्या करना है, ऐड तो करना है, तो सब बराबर ऐड है कि नहीं, तो लेस में तो कुछ नहीं है। नाउ सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, बोलो इसके 3 पॉसिबल इफेक्ट, ऐड, लेस, इग्नोर, बोलो क्या करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है, लेस होगा, ये 15 लाख में इंक्लूड नहीं है, अदर इंफॉर्मेशन है, क्या इग्नोर होगा, इग्नोर होगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, तो लिखो सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, सब्सिडी फ्रॉम थर्ड पार्टी, बोलो क्या होगा, हाँ एंड डिस्काउंट माइनस होगा ना, कितना है, कितना डिस्काउंट, 24,000। अब इसमें जीएसटी इंक्लूड है, तो जीएसटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ जीएसटी इनटू रेट ऑफ जीएसटी। रिवीजन करके आना है, डायरेक्टली मत आओ, तो मेरा प्रैक्टिस होगा खाली। तो 15,26,000 डिवाइड बाय 112 इंटू 12, 163, देखो 500 आ रहा है क्या, ये टोटल है, सॉरी
विथ जीएसटी वाला टोटल है, लिखो इज इक्वल टू 1362,500. ऑनलाइन समझा के रिप्लाई करो. चलो नेक्स्ट. Dunshan rent out commercial building owned by him to Bharat for the month of December, for which he charges rent of 19,50,000. फर्स्ट थिंग दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है तो जीएसटी नहीं आता है. ये रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है. कमर्शियल है तो जीएसटी आएगा. दुष्यंत पेज मेंटेन चार्जेस ऑफ 1 लाख फॉर डिसम्बर एज चार्ज बाय लोकल अथॉरिटी. मतलब ओनर ने 1 लाख रुपए म्यूनसिपल टैक्स दिया, ठीक है. दी चार्जेस हैव बीन रिम्बर्स बाय द भरत, मतलब भरत से ये चार्जेस लिए हैं. मतलब अपन ने रेंट भी लिया और सामने से टैक्स भी लिया है, मतलब ये एज गुड एज रेंट ही है, तो उस पर भी जीएसटी क्या होगा, आएगा. फर्दर भरत हैड गिवन हिम 250 एज ए इंटरेस्ट विद डिपॉजिट. अपन ने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन में डिपॉजिट इज रिफंडेबल, उस पर कभी भी जीएसटी नहीं आएगा. लेकिन अगर वो डिपॉजिट कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट एडजस्ट हुआ तो जीएसटी आएगा. अपन ने टेलीफोन का एग्जाम्पल लिया था, मैंने क्लास का एग्जाम्पल लिया था. तो रिफंडेबल डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं आएगा, बट इफ इट गेट एडजस्टेड अगेंस्ट कंसिडरेशन तो फिर उस पर जीएसटी आएगा. दुष्यंत हैज पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 250 विच हैज नॉट बीन चार्ज फ्रॉम भरत. भरत से नहीं लिया है. यू रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी 9% है. ऑल अमाउंट्स आर गिवन एक्सक्लूडिंग जीएसटी. अभी गाइस इसमें ना 4 ही अमाउंट के बारे में सोचना है, 1, 2, 3 एंड 4. अभी रिगार्डिंग पहले 2 अमाउंट्स कुछ प्रॉब्लम है क्या, बताओ. पहले 2 अमाउंट पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि आपने वो एज अ लैंडलॉर्ड टेनेंट से कलेक्ट किया है. बोलो 250 पे जीएसटी आएगा क्या, नहीं आएगा. उसका नोट आएगा कि वो रिफंडेबल डिपॉजिट है, नो जीएसटी. लेकिन अगर एग्जाम में देंगे कि उसने रेंट नहीं दिया इसलिए 250 एडजस्ट कर दिया तो फिर जीएसटी आएगा. बट यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है. अच्छा, म्यूनसिपल टैक्स उसने खुद पे किया है, उसको सामने से मिला है क्या, नहीं, तो जीएसटी का संबंध ही नहीं. तो खाली 2 अमाउंट पे जीएसटी आएगा. कौन से 2 अमाउंट पे, 19,50,000 है ना 1 लाख, बाकी 2 के नोट लिखेंगे. चलो ये हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो, कंपटीशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई. चलो लिखो, रेंट 19,50,000. और क्या कवर किया है, 1 लाख क्या है, मेंटेनेंस चार्जेस. मेंटेनेंस है ना.
इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट, इसका नोट आप क्या लिखोगे? रिफंडेबल डिपॉजिट है। एंड म्यूनिसिपल टैक्स तो यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि अपन ने रिकवरीज नहीं किया है, एंड वो तो अपन ने जेब से भरा है कि नहीं, मतलब ये मेरा इनकम के अगेंस्ट वो खर्चा है। उसका डिडक्शन कहाँ पे मिलेगा? इनकम टैक्स में, हाउस प्रॉपर्टी में। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा कि नहीं, तो वहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। जीएसटी का कुछ भी नहीं होगा। जीएसटी इज ऑन माई रिसिप्ट, जीएसटी इज नॉट ऑन माई इनकम। ऑन माई इनकम, इनकम टैक्स इज देयर, तो इनकम टैक्स देते समय उसको म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। चलो, ये अमाउंट विदाउट जीएसटी है ना? हाँ, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। एड CGST 9%, 9% दिया ना? सो 20,50,000 इंटू 9%, 184। हो गया? तो एक नोट आपको, नोट आएगा, दूसरा नोट भी आपको लिखना है कि म्यूचुअल टैक्स लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, नोट आप लिख दोगे ना? हाँ, बोलने के लिए, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अभी इंश्योरेंस। तो आपको वो स्पेशल प्रोविजन पढ़ने पड़ेंगे इंश्योरेंस के लिए। क्या कुछ याद है क्या? ये देखो, इंश्योरेंस का अपन ने पढ़ा था, ये याद है क्या? देखो, रूल 32 सब रूल 4 अपन ने पढ़ा था क्लास में। इंश्योरेंस में 4 प्रकार के, 1 2 3 4 प्रकार के पॉलिसी आपको एग्जाम में दे सकते हैं। अगर वो टर्म प्लान है, जिसको बोलते हैं ओनली रिस्क और पॉलिसी, टर्म प्लान जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं मिलेगा, आपकी डेथ हो गई तो पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी पे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उसके पूरे अमाउंट पे जीएसटी लगता है क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता है। देन फिर मैं पॉइंट 1 पढ़ूंगा। पॉइंट 1 क्या है? अब जब पॉलिसी लेते हैं तभी आपको बताया गया है कि इस प्रीमियम में से इतना इन्वेस्ट होगा और इतना इंश्योरेंस के लिए है। तो कौन से अमाउंट पे जीएसटी आएगा? ग्रॉस प्रीमियम चार्ज माइनस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट, है ना? डिफरेंस पे जीएसटी आएगा। बट ये कब पॉसिबल है? पॉलिसी लेते समय इंटीमेट किया तो, बाद में नहीं। सपोज आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लिया है, आपने कहा भाई मैं 20 साल प्रीमियम नहीं दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पूरा प्रीमियम आज ही दूंगा, तो उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना माना गया? 10%। मतलब उसमें एज्यूम किया कि 90% इन्वेस्टमेंट है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 10% माना गया है। इन ऑल अदर केसेस, इंडिया में 90% लोग केस 3 में है, मैं भी और आप भी, जहाँ पे अपन हर साल प्रीमियम भरते हैं ना, अपन 1 में होते हैं ना 2 में होते हैं, वी आर अमंग 3 and 4, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। तो आपका जो फर्स्ट ईयर का पॉलिसी का प्रीमियम है उसका 25% वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर 12.5%। ये कौन सा पॉलिसी है? जो 1 and 2 में फिट नहीं होता है। एंड टर्म प्लान है तो पूरे अमाउंट पे जीएसटी आएगा। तो अभी क्वेश्चन आपको दिया है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, कौन सा 4 है। देखो 2 मिनट रुकता हूँ मैं, नोट्स है ना आपके पास? हाँ, तो लिखो आगे, क्वेश्चन पढ़ के लिखो कि कौन सा 1 के हिसाब से होगा, कौन सा 2 के हिसाब से, कौन सा 3, कौन सा 4, इतने जो ऑप्शन है। फिर बाकी कुछ आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं, आगे आंसर पता है क्या करना है। जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई विच कम्स इन 1, विच कम्स इन 2, विच कम्स इन 3, विच कम्स इन 4। ऑनलाइन आप भी ट्राई करो।
चलो पहला क्वेश्चन, LIC India provide following information for the month of March. General policy total premium collected 25 lakhs, out of which first year premium is 5,000 lakh. मतलब बाकी का 20,000 लाख सेकेंड ईयर प्रीमियम है क्या? अरे 25,000 में से 5,000 इस साल का है, मतलब बाकी का पुराने पॉलिसी का है. अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन दिया है क्या? नहीं. मतलब ये 1 2 3 4 में कौन सा नंबर है? कौन सा है? 3 है ना ये. हाँ, 3 में क्या बोला है? जो इस, हाँ, तो फर्स्ट ईयर जो पॉलिसी है 5,000 लाख, उसका 25% इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई. एंड सेकेंड ईयर पे, हाँ. नेक्स्ट, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, ये अपना 4 है. बोलो सिंगल प्रीमियम पे क्या अपन ने पढ़ा है? पूरे अमाउंट पे GST आएगा? नहीं, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है ना, सॉरी, ये 2 में है 10%. ओनली रिस्क और पॉलिसी ये 4 में है. लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस ये एग्जम्पशन में है. अभी ये याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट जस्ट ध्यान में रखना. वेरिएबल इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम कलेक्टेड 8,000 lakhs, out of which 80% amount allocated for investment on behalf of policyholder is given separately in the premium list. ये 1 है. पॉलिसी लेते समय बाइफर्केशन दिया गया है, इसमें से कितना इन्वेस्ट होगा और कितना इंश्योरेंस के लिए होगा. तो ये नंबरिंग क्या, अभी बचा क्या, बस सॉल्व करना है, जम जाएगा. चलो करते हैं सॉल्व. गिव हेडिंग. वैल्यू ऑफ taxable supply as per rule 32(4). चलो तो पहला लिखो, कॉलम चाहिए अपने को पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन लैक्स, रेट, वैल्यू ऑफ सप्लाई. पहला, जनरल पॉलिसी में फर्स्ट ईयर वाले 5,000 है, बराबर है. व्हाट इज द रेट? 25%. सब्सिक्वेंट ईयर 20,000. कितना है सब्सिक्वेंट? 12.5%. कितना आएगा? 2,500. दूसरा, सिंगल प्रीमियम प्लान 950 लाख, उसका कितना लेना है बोलो? 10%. तीसरा, टर्म प्लान, जिसको बोलते हैं ओनली रिस्क पॉलिसी, 500. उसमें 100% है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, पूरे अमाउंट पे GST आएगा. चौथा, उसमें टोटल प्रीमियम 8,000 कलेक्ट हुआ है, उसमें 80% अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट है. मतलब इंश्योरेंस के लिए कितना बचा फिर? 20%, 1,600. बस खत्म. लास्ट कॉलम का टोटल आ गया. वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, उसमें GST आएगा.
59। जीएसटी का रेट नहीं दिया ना क्वेश्चन में, नहीं दिया ना, ठीक है 18% है, आपको बता रहा हूँ फिर भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलो, ऑनलाइन समझा क्या सबको? ऑनलाइन चेक करो एक बार, रिप्लाई करो। चलो नेक्स्ट, single brother registered in Uttarakhand supplied 30 ton of chemical at 50,000 per ton excluding GST of PF Uttarakhand on 8 September. Invoice has been issued on the same day. The following additional amount were also charged. एडिशनल बोला है मतलब ये ऊपर के वैल्यू में इंक्लूड नहीं है। 1 टन का रेट 50,000 है, बराबर है ना? ऐसे 30 टन केमिकल सप्लाई हुआ है, सो 50,000 इंटू 30, 15 लाख का केमिकल सप्लाई हुआ है। उसमें फ्रेट इंकर्ड हुआ है, पैकिंग इंकर्ड हुआ है, वेइंग चार्जेस, कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली परचेज बाय सिंगल ब्रदर्स टू मैन्युफैक्चर द केमिकल, मतलब वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने वो खरीदा है एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा अभी ये 4 चीज़ें का क्या है, नॉर्मली ऐड होती है कि नहीं बताओ? हाँ अभी देखो क्या दिया है, सिंगल ब्रदर रिक्वायर्ड टू गेट केमिकल इंस्पेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी बिफोर द डिलीवरी ऑफ द सेम टू पी has paid such inspection charges amounting to 12,000 directly to testing agency। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो ये, वो डाउट नहीं ना, ये जो एस ब्रदर्स है उनको बोला था बायर ने, बायर कौन है? पी ने कहा था कि आप हमको इंस्पेक्शन करके दो, उन्हें कहा ठीक है हम इंस्पेक्शन करके देते हैं। ये एज पर द कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब ये जिम्मेवारी किसका था? सिंगल ब्रदर का था, लेकिन पैसा किसने दिया है? बायर ने। तो ये ऐड होगा कि नहीं? वैल्यूएशन के लिए होगा। नेक्स्ट, देन उनको 50 लाख का सब्सिडी मिला फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। ये सिंगल ब्रदर को सब्सिडी मिला स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। प्लीज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेक कंसिडरेशन पेमेंट इन नवंबर। अच्छा अभी उसने 15,000 का इंटरेस्ट दिया है क्योंकि उसने पैसा नवंबर में दिया है, तो ये इंटरेस्ट भी ऐड होगा कि नहीं? वैल्यूएशन 15(2)(e) में देखो दिया है, वैल्यूएशन ऐड होगा। एज्यूम 18%, ये रिलेटेड नहीं है क्योंकि रिलेटेड तो टीवी फेल हो जाएगा। चलो तो करते हो वर्किंग, लिखो लिखो। ऑब्वियसली आफ्टर ही होगा ना। मैं जब कस्टमर को प्राइस चार्ज करूंगा, मैं सब्सिडी हटा के चार्ज करूंगा कि नहीं? समझ, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस 200 रुपया है, गवर्नमेंट ने कहा विपुल से हम तुमको 20 रुपये देने वाले हैं, तो मैं लॉजिकली कितना चार्ज करूंगा कस्टमर को? 200 में से 20 रुपये गवर्नमेंट देगी, तो मैं प्राइस कितना चार्ज करूंगा? बस, तो 180 मतलब क्या है? आफ्टर सब्सिडी ना। हाँ ठीक है। चलो तो पहले लिखो क्या क्या दिया पहले, प्राइस ऑफ केमिकल ना, केमिकल ही ना प्रोडक्ट का नाम।
30 टन इंटू 50,000, 15 लाख। फ्रेट ऐड होगा ना? अच्छा, ये कैसे पता चला सर आपको ऊपर ऐड नहीं है? क्योंकि वर्ड आया एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे वर्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगा उसके 3 इफेक्ट है, ऐड, लेस, इग्नोर। लॉजिकल है ना? हाँ, तो फ्रेट ऐड करो 1,80,000। ये 15(2) का इंक्लूजन है ना? 15(2) ABCD में 5 इंक्लूजन है। नेक्स्ट क्या है? ऐड होगा ना लॉजिकली? वेइंग चार्जेस, ठीक है। और क्या है? बोलो देन 12,000 ऐड होगा कि नहीं इंस्पेक्शन का? क्योंकि एज पर कॉन्ट्रैक्ट कौन करने वाला था? सप्लायर। किया है सप्लायर ने, पैसा किसने दिया? रिसिपेंट ने। तो सप्लायर लायबिलिटी पेड बाय रिसिपेंट, तो ये 12,000 ऐड होगा। 50 लाख ऐड, सॉरी रहेगा ना, सॉरी कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी ऐड होगा क्योंकि आपके लिए खरीदा है वो, एक भूल गया मैं। कितना कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट? इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड करो। अच्छा, एग्जाम में आपको उसका जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा, तो इंस्पेक्शन चार्जेस का क्या लिखोगे जस्टिफिकेशन? सप्लायर ऑब्लिगेशन पेड बाय रिसिपिएंट, इट इज टू बी एडेड, क्योंकि एज पर कॉन्ट्रैक्ट बोला है। अच्छा, अभी देखो, नेक्स्ट क्या था? सब्सिडी ऐड होगा क्या? नहीं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल स्टेट से मिला है। किधर गया? स्टेट गवर्नमेंट है, ऐड नहीं होगा। और कुछ बचा है? 15,000 रुपये ऐड होगा, वैल्यू एडिशन, बराबर ना? टोटल लो एंड उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ठीक है, जो भी है। अभी जरा एक मिनट, पहले मैं टोटल बताऊं। अभी जरा ध्यान से सुनना, क्या है, अब इसमें एक थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा। ये जो वैल्यूडेशन मिला है इंटरेस्ट के फॉर्म में, मैंने आपको क्लास में कहा था कि हमेशा इंक्लूडिंग जीएसटी रहता है, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा कुछ मिलने वाला है क्या बताओ? क्लास ने आपसे पेनल्टी लिया 500 रुपया, हमको उस पर जीएसटी भरना पड़ता है, तो लॉजिकली बताऊं वो 500 प्लस जीएसटी या इंक्लूडिंग जीएसटी होता है वो? हाँ, तो ये 15,000 लेते समय क्या करना है, इंटरेस्ट वगैरह है ना, जीएसटी हटा के लेना है। 15,000 इंटू क्या जीएसटी का रेट है प्रोडक्ट का, इंटू 100 डिवाइड बाई 118, वन टू 712 ठीक है ना? तो कितना आ रहा है फिर ये? 15 लाख प्लस
15 लाख, 1,80,000, 21 लाख। ऑनलाइन रिप्लाई करो सब लोग। अभी देखो, अभी थोड़ा लॉजिक लगाना है इसका, अपने को जीएसटी तो निकालना ही है। अभी जीएसटी कंसेप्ट में अगर आपको याद है, हमने टॉस में एक क्वेश्चन ऐसा किया था, बताओ इनवॉइस कब बना है, सप्लाई कब हुआ है? 8 सितंबर को हुआ है। सप्लाई 8 सितंबर है ऊपर, हाँ, तो इनवॉइस तो 8 सितंबर को बना है, तो इनवॉइस का जो टॉस होगा वो एज पर 12/2 होगा, मतलब वो सितंबर महीने में आएगा। एंड जो इंटरेस्ट का है, अपन ने कल ही पढ़ा था 12/6, इंटरेस्ट का टॉस कब होता है? जब पैसा मिलता है तब। ये अपन ने क्लास में से क्वेश्चन के आप चेक करना, तो यहाँ पे 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा जीएसटी, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो अगर मेरे को जीएसटी पेबल निकालना है तो मैं 2 पार्ट पे डिवाइड करूंगा। कौन सा? पहले लिखूंगा मैं सितंबर, क्यों? क्योंकि वो इनवॉइस उस समय बना है, मतलब पहले लिखूंगा मैं सेक्शन 12(2). तो सेक्शन 12(2) क्या बोलता है? एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ इनवॉइस एज पर 31, विच एवर इज अर्लियर। अभी यहाँ पे 8 सितंबर को ऑर्डर दिया और 8 सितंबर को मूवमेंट हुआ है, मतलब इनवॉइस सही, अपने पास एक ही डेट है ना, तो उसका टॉस सितंबर में जाने वाला है। तो उसमें से हटा दो, ऊपर के अमाउंट में से 12,712 हटा दो, 2144,712 माइनस 12,712, 21 लाख। ये सितंबर का होगा। सीजीएसटी, अरे समझा कि नहीं? जो इंटरेस्ट का मिला उसका आएगा नवंबर में। 12/6 में टॉस क्या होता है? डेट ऑफ रिसिप्ट। तो 12,712 अपने को मिला है। बारह 712 इंटू 9%, अरे आपको समझा कि नहीं मैंने क्या किया? ऑनलाइन आपको मेरा आवाज आ रहा है क्या? ऑनलाइन आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर मैं लेक्चर बंद कर देता हूं। हो गया? Prada Forex Private Limited, registered Delhi, money changer. It has undertaken a following transaction of purchase and sale of foreign currency. 1,000 USD are purchased from Nandi Enterprises at a rate of 68 per USD. And RBI reference rate is 68.6. Second question दिया है 2,000 USD are sold to Minawati at a rate of 67.5. RBI rate is not available. तीसरा इन्फॉर्मेशन दिया है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ $1,000 कन्वर्ट टू यूके, मतलब 2 फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है एंड दोनों का आरबीआई रेफरेंस रेट दिया है 68 फॉर यूएसडी, 94 यूके पाउंड। यस दीप, एंड वैल्यूएशन आपको करना है 2 रूल के हिसाब से, रूल 32A के हिसाब से एंड रूल 32A एंड 32B के हिसाब से करना है। तो अभी ये रूल आपको पहले पता होना चाहिए, जो अगर आपने पढ़ा है तो याद रहेगा, नहीं तो ध्यान दो। ये देखो, ये है रूल 32A,
मनी चेंजिंग सर्विस अपन ने क्लास में पढ़ा था। ये पहला आपको दिया है ना, ये है रूल 32A। क्या है ये? अगर आरबीआई रेट अवेलेबल है तो क्या फॉर्मूला है, अपन ने किया है। दूसरा, आरबीआई रेट अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है। एंड तीसरा, जब दोनों में फॉरेन करेंसी, दोनों में इंडियन करेंसी नहीं तो क्या करना है। ये 3 क्वेश्चन के 3 आंसर्स। एंड ये है ऑप्शन 2 जो अपना रूल 32(2)B है। क्या है वो? अप टू 1 लाख अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो 1% अमाउंट और 250 विच इज हायर। फिर 1 लाख के 10 लाख तक अलग, एंड 10 लाख के ऊपर अलग, मैक्सिमम 60,000। तो ऐसे आपको दोनों ऑप्शन से करना है। समझा आपको? तो ये सामने रखो, मतलब सॉल्व करना इजी हो जाएगा। चलो तो लिखो, वैल्यूएशन एज पर रूल 32A। पहला ए क्या है बोलो? पहले में आरबीआई रेट इज अवेलेबल बोला है ना, तो आपके नोट्स में देखो फॉर्मूला है। कितना है आरबीआई का रेट? परचेस है ना, तो परचेस में से आरबीआई रेट माइनस होगा इनटू नंबर ऑफ करेंसी। बाइंग और सेलिंग रेट माइनस बाइंग रेट माइनस आरबीआई रेट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी। बोलो क्या है बाइंग रेट? 68। सर ये उल्टा हो गया है। आरबीआई रेट माइनस बाइंग रेट। है ना, क्योंकि बाइंग रेट आरबीआई से कम रहेगा, सेलिंग रेट ज्यादा रहेगा, तो सेलिंग रेट के लिए उल्टा फॉर्मूला होगा, सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेट। बड़े में से छोटा अमाउंट माइनस करना है, टेंशन मत लो, एकदम सिंपल। तो आरबीआई का रेट कितना है? 68.60 माइनस बाइंग रेट कितना है? इंटू 1000। कितना आएगा फिर? 0.6 इंटू 1000। कितना का वैल्यू ऑफ सप्लाई? तो जीएसटी 600 रुपये पे आएगा, पहला। सेकंड, आरबीआई रेट इज नॉट अवेलेबल। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इंटू 1%। ऑनलाइन बराबर है कि रिप्लाई करो सब लोग। तो $2000 अपन एक्सचेंज के एट 67.5। तीसरा, neither of the currency exchange
is Indian rupees. तो क्या करना है, दोनों को रुपीज में कन्वर्ट करो, फिर उसमें से जो लोअर रहेगा वो। तो पहला कौन सा है, यूएस डॉलर कन्वर्ट टू रुपीज करो एंड यूके पाउंड कन्वर्ट टू रुपीज, यूएसडी इन रुपीज एंड यूके ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इन रुपीज। यूएसडी कितना है, 1000 यूएसडी इंटू 68 बोला है। ऑनलाइन रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड पाउंड 800 इंटू 90 दिया है ना, $72,000। 1,40,000 ना, नहीं टोटल नहीं लेना है, सॉरी क्या कर रहे हैं अपन। वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी 1% ऑफ लोअर ऑफ ए और बी चलो अभी ऑप्शन 2 क्या है, अप टू 1 लाख रुपीज 1% ऑफ अमाउंट एक्सचेंज और 250 विच एवर इज हायर। ये ऑप्शन ये है, तो ये कौन सा रूल हो गया, रूल 32A में 3 ऑप्शंस हो गए। ऑनलाइन चेक करो वो हो गया क्या। चलो अभी नेक्स्ट लिखो रूल 32B। रूल 32(2)B। हो गया। चलो तो अभी देखो क्या दिया क्वेश्चन में, रूल 32B ओनली इन केस 1 and 2 बोला है, 1 and 2 के लिए बोला है। तो बताओ कितना है अमाउंट, 68,000 है ना रुपीज में, अपने को करना पड़ेगा ना। 68 में अपन ने कितने में एक्सचेंज किया है, आपने रेट देखने का आरबीआई के नहीं, अभी अपन नॉर्मल केस में। तो 68,000 का कितना होगा, बोलो बोलो कितना होगा 68,000 का। पहले ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज, $68,000। तो कितना लेंगे उसका, देयरफॉर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1% ऑफ 68,000 और 250 whichever is higher। सेकेंड, सेकेंड में आगे बताओ ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज कितना है, $2,000 इंटू, अच्छा ये 1,000 था ना ऊपर का, मैंने गलती से 100 लिखा था। सो 2,000 इंटू 67.80 135,600। अभी 1 लाख के ऊपर का स्लैब है ना,
तो दो पार्ट में आएगा। पहले 1 लाख का तो फिक्स है, 1 लाख 1,000 रुपया, तो दो अलग अलग आएंगे। फिर भी अपन लिखते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू 1 लाख। क्या करेंगे 1 लाख का अच्छा 1,35,000 हाँ, और 250 विच एवर इज हाइयर। तो पहले 1 लाख का 1,000 आएगा, बचा 35,000। कितना करते हैं हम 35,000 का 0.5%। खत्म, अमाउंट खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो ये थे वैल्यूएशन के कुछ 5-6 क्वेश्चन अपन ने किए। समझा, आपको याद आ गया सब कुछ? मैंने आपको कहा कि जब तक आप मेरा थ्योरी का बुक नहीं पढ़ेंगे ईमानदारी से, आपको फिर दिक्कत जाएगी। सो जितना जल्दी पॉसिबल है 2 बार GST-DT का रिवीजन बुक एकदम अच्छे से पढ़ लो, ताकि आपको एक ग्रिप आ जाएगा पढ़ने में। नहीं तो क्या होगा, मैं लिखूंगा आप कॉपी करेंगे, उसका फायदा कुछ भी नहीं होगा। चलो आज इतना ही करते हैं, कल से फिर नया अपन स्टार्ट कर देंगे। पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ITC है, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय। बस 2-3 सेशन में हो जाएगा, संडे हम पूरा कवर करने वाले हैं। ऑनलाइन बाय बाय। अच्छा ऑनलाइन कल लेक्चर नहीं होगा मेरा, संडे में लेक्चर ले रहा हूँ 10-11 बजे।